दोस्तों, हमारी दुनिया में एक ऐसी जगह है जो सदियों तक इंसानी पहुंच से दूर रही। एक सफेद चादर से ढका, रहस्यों से भरा महाद्वीप अंटार्कटिका। ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बर्फीले तूफान और पेंगुइन की तस्वीरें आती हैं, लेकिन इसकी हकीकत हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जहां 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चलती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंटार्कटिका दुनिया का सबसे सूखा महाद्वीप भी है, इतना सूखा कि इसे एक बर्फीला रेगिस्तान कहा जाता है। इसके बावजूद दुनिया के कई ताकतवर देश इस बंजर जमीन के टुकड़ों पर अपना हिकू जताने की कोशिश करते रहे हैं। ब्रिटेन, नॉर्वे, अर्जेंटीना, चिली सबने अपने अपने दावे किए हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्यों इस वीरान, जानलेवा और बर्फीले रेगिस्तान में ऐसा क्या खास है जिसके लिए दुनिया के सुपर पावर्स इतने बेताब हैं? क्या यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा है, या इस मोटी बर्फीली चादर के नीचे कुछ ऐसे राज दबे हैं जो दुनिया को बदल सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम अंटार्कटिका की इसी रहस्यमयी दुनिया में गहराई तक गोता लगाएंगे। हम जानेंगे कि इस बर्फ के नीचे क्या छुपा है। क्या वहां घने जंगल थे? क्या वहां आज भी अनोखे जीव मौजूद हैं? और सबसे बीडीढ़ा सवाल, वो कौन से खजाने हैं जिन पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की नजर है? आइए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं और अंटार्कटिका के उन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि इस बर्फीले महाद्वीप को खोजा किसने। इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। ऑफिशियली इसकी खोज का क्रेडिट 19वीं सदी के खोजकर्ताओं को दिया जाता है, लेकिन इसकी कहानी सदियों पुरानी है। प्राचीन ग्रीक फिलोसोफर्स का मानना था कि पृथ्वी के संतुलन के लिए उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक के ऑपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में एक विशाल भूभाग होना जरूरी है। उन्होंने इसे एंटी-आर्कटोस का नाम दिया, जिसका मतलब है आर्कटिक के विपरीत। यह सिर्फ एक थ्योरी थी, एक कल्पना। सदियों तक यह कल्पना ही रही। कई खोजकर्ता इसे ढूंढने निकले, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। 1773 में मशहूर ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक अपनी टीम के साथ अंटार्कटिक सर्कल को पार करने वाले पहले इंसान बने। उन्होंने चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ देखी और कहा कि अगर यहां कोई जमीन है भी तो वो इंसानों के रहने लायक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी इंसान मुझसे ज्यादा दक्षिण में जाने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन उनकी ये बात गलत साबित हुई। इसके लगभग 50 साल बाद 1820 में एक बड़ा विवाद खड़ीड़ा हुआ। एक तरफ ब्रिटिश रॉयल नेवी के एडवर्ड ब्रैंसफील्ड थे और दूसरी तरफ रशियन इंपीरियल नेवी के फेबियन वॉन बेलिंग्सहाउजेन। दोनों ने लगभग एक ही समय पर अंटार्कटिका की मुख्य भूमि को देखने का दावा किया। आज तक ये बहस जारी है कि इन दोनों में से किसने पहले इस महाद्वीप को देखा था। ये तो हुई यूरोपियन खोजकर्ताओं की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनसे भी पहले कोई और यहां पहुंच चुका था? मौरी लोगों की कहानियों में, जो न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं, एक ऐसे नाविक की कथा मिलती है जिसका नाम हुइते रंगियोरा था। कहा जाता है कि 7वीं सदी में, यानी यूरोपियन खोजकर्ताओं से लगभग 1000 साल पहले, वो अपनी नाव से यात्रा करते हुए इतने दक्षिण में पहुंच गए थे जहां समुद्र बर्फ की तरह जम गया था। उन्होंने उस जगह का वर्णन तयुकाए माउई के रूप में किया, जिसका मतलब है एक बर्फीला मैदान। ये वर्णन अंटार्कटिका के आइस शेल्फ से काफी मिलता जुलता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मौरी लोग अंटार्कटिका तक पहुंचने वाले पहले इंसान थे? ये एक दिलचस्प संभावना है जो हमें इतिहास को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। इसके बाद 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में हीरोइक एज ऑफ अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन का दौर आया। नॉर्वे के रोल्ड एमंडसन और ब्रिटेन के रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट जैसे जांबाज खोजकर्ताओं के बीच दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने की एक खतरनाक रेस शुरू हुई। इस रेस में कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई। ये वो दौर था जब इंसान अपनी हिम्मत और सहनशीलता की हदों को पार करके इस अनजान दुनिया के राज खोलने की कोशिश कर रहा था। इन शुरुआती खोजकर्ताओं ने हमें सिर्फ नक्शे ही नहीं दिए, बल्कि उन्होंने उन सवालों की नींव रखी जिनके जवाब आज भी वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। ये खोज की कहानी सिर्फ तारीखों और नामों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये इंसानी जिज्ञासा और हिम्मत की एक मिसाल है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि अंटार्कटिका की खोज किसने की, तो आप बता सकते हैं कि ये कहानी कितनी जटिल और परतों वाली है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें प्राचीन कल्पनाएं, स्वदेशी किंवदंतियां और यूरोपीय खोजकर्ताओं की प्रतिद्वंद्विता
सब कुछ शामिल है और यही जटिलता इस महाद्वीप को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाती है। अब आइए इसके एक और बड़े रहस्य की ओर बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब हम अंटार्कटिका के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक सफेद, बंजर और वीरान जगह की तस्वीर बनती है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि यह महाद्वीप हमेशा से ऐसा नहीं था? क्या आप मानेंगे कि आज जहां मीलों मोटी बर्फ की चादर है, वहां कभी घने हरे भरे जंगल हुआ करते थे? ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक हकीकत है जिसके सबूत खुद वैज्ञानिकों को हैरान कर चुके हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है फॉसिलाइज्ड वुड यानी लकड़ीढी के जीवाश्मों की खोज से। खोजकर्ताओं को अंटार्कटिका की ट्रांसअंटार्कटिक पहाड़ियों में पेड़ों के जीवाश्म मिले। ये कोई आम लकड़ीढी नहीं थी, बल्कि ये उन पेड़ों के अवशेष थे जो लाखों साल पहले यहां उगते थे। ये खोज एक बहुत बड़ा सुराग थी जिसने वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अंटार्कटिका का अतीत कैसा रहा होगा। ये सिर्फ एक दो पेड़ ही नहीं थे, बल्कि पूरे के पूरे जंगलों के सबूत मिल रहे थे। साल 2020 में एक जर्मन रिसर्च टीम ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। उन्होंने पश्चिमी अंटार्कटिका में समुद्र के तल से मिट्टी का एक सैंपल निकाला। जब उन्होंने इस सैंपल का लैब में विश्लेषण किया तो उनके होश उड़ गए। उस मिट्टी में उन्हें 9 करोड़ 10 साल पुराने पेड़ों की जड़ों, परागकणों और बीजों के जीवाश्म मिले। ये सबूत इस बात का इशारा कर रहे थे कि क्रिटेशियस पीरियड में जब डायनासोर पृथ्वी पर घूमते थे, तब अंटार्कटिका एक गर्म और दलदली वर्षावन था। सोचकर देखिए, आज की सबसे ठंडी जगह पर कभी वैसा ही मौसम था जैसा आज न्यूजीलैंड के जंगलों में होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार उस समय यहाँ का औसत तापमान करीब 12 से 13 डिग्री सेल्सियस रहता होगा। गर्मियों में तो ये 19 डिग्री तक भी पहुंच जाता होगा। आज जहां -90 डिग्री का रिकॉर्ड है, वहां कभी इतनी गर्मी थी। ये बदलाव इतना बड़ा है कि इस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे? इसका जवाब प्लेट टेक्टोनिक्स और जलवायु परिवर्तन में छिपा है। लाखों साल पहले अंटार्कटिका गोंडवाना नाम के एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, जिसमें आज के साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत भी जुड़े हुए थे। उस समय यह भूमध्य रेखा के ज्यादा करीब था, इसलिए यहां का मौसम गर्म था। लेकिन धीरे धीरे यह महाद्वीप खिसककर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया। इस भौगोलिक बदलाव के साथ साथ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर भी कम होता गया, जिससे पृथ्वी ठंडी होने लगी। इस प्रक्रिया में लाखों साल लगे। धीरे धीरे गर्म मौसम ठंडा होता गया, बारिश की जगह बर्फबारी होने लगी और हरे भरे जंगल बर्फ की मोटी चादर के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गए। आज जब वैज्ञानिक बर्फ की गहराइयों में ड्रिलिंग करते हैं तो उन्हें वही पुराने जंगल के अवशेष मिलते हैं जो हमें अंटार्कटिका की भूली बिसरी कहानी सुनाते हैं। ये खोज सिर्फ अतीत के बारे में ही नहीं बताती, बल्कि भविष्य के लिए भी एक चेतावनी है। ये हमें सिखाती है कि पृथ्वी की जलवायु कितनी ज्यादा बदल सकती है। जो ग्रह आज हमें जैसा दिख रहा है, वो हमेशा से ऐसा नहीं था और हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। अंटार्कटिका के ये दबे हुए जंगल इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि जलवायु परिवर्तन कोई नई चीज नहीं है, लेकिन आज इंसानी गतिविधियों की वजह से ये जिस तेजी से हो रहा है, वो बेहद चिंताजनक है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपने ग्रह को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे सिर्फ पुराने जंगल ही नहीं दबे हैं, बल्कि एक पूरी की पूरी अनजान दुनिया मौजूद है। एक ऐसी दुनिया जहां न सूरज की रोशनी पहुंचती है, न ही बाहरी दुनिया से कोई संपर्क है। मैं बात कर रहा हूं सबग्लेशियल झीलों की, यानी वो झीलें जो मीलों मोटी बर्फ की चादर के नीचे छिपी हुई हैं। वैज्ञानिकों को अब तक ऐसी 400 से ज्यादा झीलों का पता चला है और यह संख्या लगातार भी राच रही है। ये कोई छोटे मोटे तालाब नहीं है। इनमें से कुछ तो बड़े बड़े शहरों के बराबर हैं। इनमें सबसे मशहूर है लेक वोस्टॉक। ये अंटार्कटिका की सबसे बड़ी सबग्लेशियल झील है। सोचिए, करीब 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे 250 किलोमीटर लंबी और 50 किलोमीटर चौड़ी एक झील है। यह झील लाखों सालों से बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है। इसके पानी को सूरज की रोशनी ने लाखों सालों से नहीं छुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस झील का पानी पृथ्वी के जियोथर्मल हीट यानी जमीन की अंदरूनी गर्मी की वजह से तरल अवस्था में रहता है। इन झीलों की खोज ने वैज्ञानिकों के बीच एक नई बहस छेड़ दी। क्या ऐसी जगहों पर जीवन संभव है जहां न रोशनी हो, न कोई पोषक तत्व बाहर से आ रहा हो और दबाव बहुत ज्यादा हो?
कई सालों तक इसका जवाब नहीं माना जाता था। लेकिन टेक्नोलॉजी के विकास के साथ जब वैज्ञानिकों ने इन झीलों के पानी के सैंपल निकालने में कामयाबी हासिल की तो नतीजे हैरान करने वाले थे। उन्हें वहां जीवन मिला, उन्हें वहां हजारों तरह के सूक्ष्म जीव मिले, ऐसे बैक्टीरिया और आर्किया जो बिना सूरज की रोशनी के चट्टानों से निकलने वाले केमिकल्स को खाकर जिंदा रहते हैं। ये जीव बाहरी दुनिया के किसी भी जीव से बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने लाखों सालों में खुद को इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल लिया है। ये खोज सिर्फ पृथ्वी के लिए ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान के लिए भी बहुत बड़ी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि बृहस्पति के चांद, यूरोपा और शनि के चांद, एनसेलाडस पर भी बर्फीली सतह के नीचे ऐसी ही झीलें हो सकती हैं। अगर अंटार्कटिका की इन अंधेरी झीलों में जीवन पनप सकता है तो क्या पता उन चांदों पर भी जीवन मौजूद हो। अंटार्कटिका हमें एक तरह से दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजने की प्रैक्टिस करवा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन सूक्ष्म जीवों के अलावा अंटार्कटिका के समुद्रों में कुछ ऐसे बीडीढ़ जीव भी मिलते हैं जो किसी एलियन दुनिया के लगते हैं। यहां ऐसे विशालकाय समुद्री मकड़डढ़े पाए जाते हैं जिनके पैर 25 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। ये इतने बड़े क्यों होते हैं, इसका सटीक कारण वैज्ञानिक आज भी ढूंढ रहे हैं। एक थ्योरी है जिसे पोलर जाइगेंटिज्म कहते हैं। इसके अनुसार ठंडे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है जिससे इन जीवों का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और वो सामान्य से कहीं ज्यादा बड़े आकार तक बियराज पाते हैं। इसी तरह यहां पारदर्शी मछलियां मिलती हैं जिनके खून में रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, जिसकी वजह से उनका खून रंगहीन होता है। ये एक अनोखा अनुकूलन है जो उन्हें बेहद ठंडे पानी में जिंदा रहने में मदद करता है। तो अंटार्कटिका की बर्फीली दुनिया के नीचे एक ऐसी रहस्यमयी और अनोखी बायोडायवर्सिटी छिपी है जिसके बारे में हम अभी जानना शुरू ही कर रहे हैं। यहां हर खोज एक नया सवाल खड़ीडिढ़ा कर देती है। ये जीव हमें बताते हैं कि जीवन कितना लचीला और एडप्टेबल हो सकता है। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारी पृथ्वी पर अभी भी कितनी ही अनजान दुनियाएं हैं जिनके राज खुलना अभी बाकी है। दोस्तों, जरा सोचिए, एक सफेद बर्फीली घाटी है और उसके बीच से एक ग्लेशियर से खून जैसी लाल धारा बह रही है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यह किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं है बल्कि अंटार्कटिका की एक असली और रहस्यमयी जगह है जिसे ब्लड फॉल्स के नाम से जाना जाता है। यह पूर्वी अंटार्कटिका की मैकमुर्डो ड्राई वैली में स्थित टेलर ग्लेशियर से निकलता है। कई दशकों तक यह जगह वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी रही। जब इसकी तस्वीरें पहली बार सामने आईं तो लोगों ने तरह तरह के अंदाजे लगाए। किसी ने सोचा कि ये लाल शैवाल की वजह से है, तो किसी ने इसे किसी अनजान मिनरल का असर बताया। सच कहें तो सालों तक इसकी असली वजह एक राज ही बनी रही। इसकी खोज 1911 में ऑस्ट्रेलियाई जियोलॉजिस्ट ग्रिफिथ टेलर ने की थी। उन्होंने ही सबसे पहले इस ग्लेशियर से निकलते लाल पानी को देखा था। शुरुआत में उनका भी यही मानना था कि इसका रंग लाल शैवाल के कारण है, लेकिन यह थ्योरी कभी साबित नहीं हो पाई। असल राज तो बर्फ की मोटी परत के नीचे छिपा था। वैज्ञानिकों ने जब इस जगह का गहराई से अध्ययन किया तो पता चला कि टेलर ग्लेशियर के नीचे एक बहुत ही पुरानी और बेहद खारी झील दबी हुई है। यह झील भी लाखों सालों से बाहरी दुनिया से कटी हुई है। इस झील का पानी आम समुद्री पानी से भी कई गुना ज्यादा खारा है और इसमें आयरन की मात्रा भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि यह पानी बहुत खारा है, इसलिए यह शून्य से नीचे के तापमान पर भी जमता नहीं है। यह झील पूरी तरह से ऑक्सीजन मुक्त है। जब इस झील का पानी ग्लेशियर में मौजूद दरारों से होकर बाहर निकलता है और पहली बार हवा के संपर्क में आता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। पानी में घुला हुआ आयरन हवा की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे लोहे पर जंग लगता है। इसी जंग लगने की प्रक्रिया की वजह से पानी का रंग गहरा लाल हो जाता है और ऐसा लगता है मानो ग्लेशियर से खून बह रहा हो। तो जो ब्लड फॉल्स हमें दिखाई देता है वो असल में जंग लगे हुए पानी का झरना है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वैज्ञानिकों ने इस पानी के सैंपल की जांच की तो उन्हें एक और हैरानी हुई। इस ऑक्सीजन मुक्त बेहद ठंडे और अंधेरे पानी में भी उन्हें जीवन के सबूत मिले। उन्हें ऐसे सूक्ष्म जीवों का एक पूरा इकोसिस्टम मिला जो बिना ऑक्सीजन और सूरज की रोशनी के जिंदा थे। ये जीव अपनी ऊर्जा आयरन और सल्फेट कंपाउंड से हासिल करते हैं। ये खोज इस बात का एक और सबूत थी कि जीवन कितनी मुश्किल और असंभव परिस्थितियों में भी पनप सकता है। ब्लड फॉल्स सिर्फ एक खूबसूरत और अजीबोगरीब नजारा नहीं है, बल्कि ये एक टाइम कैप्सूल की तरह है।
ये हमें लाखों साल पुराने एक ऐसे इकोसिस्टम की झलक देता है जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग होकर विकसित हुआ है। ये हमें दिखाता है कि कैसे जीवन बिना उन चीजों के भी रह सकता है जिन्हें हम जीवन के लिए जरूरी मानते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और सूरज की रोशनी। ब्लड फॉल्स की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अंटार्कटिका के हर कोने में रहस्य छिपे हैं और विज्ञान की मदद से जब हम इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं तो हमें अपने ग्रह और जीवन की समझ को बदलने वाली नई नई जानकारियां मिलती हैं। दोस्तों, जहां विज्ञान खत्म होता है वहां से अक्सर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की शुरुआत होती है और अंटार्कटिका जैसी रहस्यमयी जगह तो इन थ्योरीज के लिए एक परफेक्ट ग्राउंड है। सालों से ऐसी बातें सुनने में आती रही हैं कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कोई प्राचीन सभ्यता दबी हुई है। कुछ लोग तो इसे खोया हुआ शहर अटलांटिस ही मानते हैं। इन थ्योरीज को हवा तब मिली जब सैटेलाइट इमेजरी में बर्फ के नीचे कुछ अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए जो पिरामिड जैसे लग रहे थे। इन तस्वीरों ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह सबूत है कि अंटार्कटिका में कभी मिस्र जैसी ही एक उन्नत सभ्यता रहती थी जो बाद में बर्फ के नीचे दब गई। हालांकि जियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि ये पिरामिड जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स असल में प्राकृतिक पहाड़ियां हैं जिन्हें नूनातक कहा जाता है। ये पहाड़ों की वो चोटियां हैं जो बर्फ की चादर से ऊपर निकली हुई हैं और हवा और बर्फ के कटाव की वजह से उनका आकार पिरामिड जैसा हो गया है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज यही नहीं रुकती। एक और बहुत पॉपुलर थ्योरी है जो अंटार्कटिका को नाजियों और एलियंस से जोड़ देती है। इस थ्योरी के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजियों ने अंटार्कटिका में एक सीक्रेट बेस बनाया था जिसे न्यू बर्लिन या बेस 211 कहा जाता है। कहा जाता है कि नाजी यहां एलियन टेक्नोलॉजी की मदद से एडवांस हथियार और फ्लाइंग सॉसर बना रहे थे। इस थ्योरी को मानने वाले लोग 1947 के एक अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन का हवाला देते हैं जिसका नाम था ऑपरेशन हाइजम्प। ऑफिशियली तो ये एक ट्रेनिंग मिशन था, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का मानना है कि इसका असली मकसद नाजियों के इसी सीक्रेट बेस को ढूंढकर तबाह करना था। कहा जाता है कि इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी सेना का सामना एडवांस नाजी एयरक्राफ्ट से हुआ और उन्हें भारी नुकसान उठाकर वापस लौटना पीडी दिया। हालांकि इन दावों का कोई ठोस सबूत आज तक सामने नहीं आया है। इसके अलावा अंटार्कटिका में यूएफओ देखे जाने की खबरें भी अक्सर आती रहती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बर्फ के नीचे एलियंस का बेस है और वो यहीं से ऑपरेट करते हैं। साल 2006 में बोस्टन यूनिवर्सिटी के सैटेलाइट ने पूर्वी अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे एक बहुत बड़े गोलाकार स्ट्रक्चर का पता लगाया था जिसे विल्क्स लैंड ग्रेविटी एनोमली कहा जाता है। यह स्ट्रक्चर करीब 500 किलोमीटर चौड़ा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक बहुत बड़े उल्कापिंड के टकराने से बना गड्ढा है जो शायद 25 करोड़ साल पहले हुए पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन की वजह हो सकता है, जिसमें धरती के 96% समुद्री जीव खत्म हो गए थे। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का मानना है कि ये कोई गड्ढा नहीं बल्कि बर्फ के नीचे छिपा हुआ एक विशाल यूएफओ या एलियन का शहर है। हालांकि इन सभी थ्योरीज के कोई पुख्ता सबूत नहीं है और वैज्ञानिक इन्हें खारिज करते हैं, लेकिन ये थ्योरीज इस बात को जरूर दिखाती हैं कि अंटार्कटिका लोगों की कल्पना को कितना आकर्षित करता है। इस महाद्वीप की वीरानगी और रहस्यमयी प्रकृति इसे ऐसी कहानियों के लिए एक उपजाऊ जमीन बनाती है। सच चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है कि अंटार्कटिका दुनिया के सुपर पावर्स के लिए बहुत अहमियत रखता है और वो यहां सीक्रेट ऑपरेशंस चलाते रहते हैं। लेकिन क्यों? इसका जवाब शायद अगले चैप्टर में छिपा है। दोस्तों, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अपनी जगह है, लेकिन अंटार्कटिका में सुपर पावर्स की दिलचस्पी का एक बहुत ही ठोस और असली कारण है और वो है इसके नीचे दबा हुआ बेशकीमती खजाना। मैं सोने चांदी की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं उन संसाधनों की बात कर रहा हूं जो 21वीं सदी में सोने से भी ज्यादा कीमती है। मैं बात कर रहा हूं तेल, गैस और रेयर अर्थ मिनरल्स की। अंटार्कटिका की बर्फीली चादर के नीचे दुनिया के सबसे बड़े अनछुए रिसोर्स के भंडार छिपे हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अकेले अंटार्कटिका के वेडल सागर क्षेत्र में ही करीब 200 बिलियन बैरल तेल का भंडार हो सकता है। यह सऊदी अरब के कुल तेल भंडार के बराबर है। इसके अलावा यहां खरबों क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस के भंडार होने का भी अनुमान है। सोचिए, जिस दुनिया की ऊर्जा की जरूरतें लगातार बियाच रही हैं, उसके लिए इतना बड़ी ऊर्जा का स्रोत कितना मायने रखता है। यही वजह है
कि कई देशों की नजरें इस बर्फीले महाद्वीप पर गड्ढी हुई हैं। लेकिन तेल और गैस से भी ज्यादा कीमती चीज जो यहां मौजूद हो सकती है वो है रेयर अर्थ मिनरल्स। ये 17 मेटालिक एलिमेंट्स का एक ग्रुप है जिनके नाम शायद आपने सुने भी ना हो, जैसे नियोडिमियम, यट्रियम, लैंथेनम। लेकिन आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी और मॉडर्न हथियारों तक हर हाई टेक चीज में इनका इस्तेमाल होता है। आज की डिजिटल दुनिया इन्हीं रेयर अर्थ मिनरल्स पर चलती है। फिलहाल दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स के प्रोडक्शन और सप्लाई पर चीन का दबदबा है। चीन दुनिया की लगभग 90% सप्लाई को कंट्रोल करता है। ये चीन को एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल ताकत देता है। अमेरिका और यूरोप जैसे देश इस निर्भरता को कम करना चाहते हैं और अंटार्कटिका इस समस्या का समाधान हो सकता है। शुरुआती रिसर्च में पता चला है कि अंटार्कटिका में इन कीमती खनिजों का विशाल भंडार हो सकता है। अगर ये बात सच निकलती है तो अंटार्कटिका भविष्य में जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा अखाड़ा बन सकता है। जिस भी देश का इन खनिजों पर कंट्रोल होगा वो टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था की रेस में सबसे आगे निकल जाएगा। यही वो असली खजाना है जिसके लिए दुनिया के सुपर पावर्स में एक अघोषित होड़ मची हुई है। ये देश रिसर्च के नाम पर अपने बेस बना रहे हैं, लेकिन असल में वो इस महाद्वीप पर अपनी मौजूदगी और दावे को मजबूत कर रहे हैं। फिलहाल 1959 की अंटार्कटिक ट्रीटी के तहत इस महाद्वीप पर किसी भी तरह के माइनिंग या मिलिट्री एक्टिविटी पर रोक है। ये ट्रीटी अंटार्कटिका को सिर्फ वैज्ञानिक रिसर्च और शांतिपूर्ण कामों के लिए समर्पित करती है। इस ट्रीटी पर 54 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत के भी अंटार्कटिका में मैत्री और भारती नाम के रिसर्च स्टेशन हैं। लेकिन ये ट्रीटी 2048 में समीक्षा के लिए फिर से खोली जाएगी। और जिस तरह से दुनिया में संसाधनों की मांग बेराचा रही है और जियोपॉलिटिकल तनाव बरच रहा है, ये कहना मुश्किल है कि तब क्या होगा। क्या देश इस ट्रीटी का सम्मान करेंगे या फिर अंटार्कटिका के खजाने के लिए एक नई ग्रेट गेम शुरू हो जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है जो आने वाले दशकों में दुनिया के भविष्य को तय कर सकता है। दोस्तों, अंटार्कटिका की कहानी सिर्फ जमीन और उसके नीचे दबे खजानों तक ही सीमित नहीं है। इस महाद्वीप को चारों तरफ से घेरने वाला समुद्र, जिसे सदर्न ओशन यानी दक्षिणी महासागर कहा जाता है, वो भी हमारे ग्रह के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे तूफानी और सबसे अनोखा महासागर है। इसकी अहमियत को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। सदर्न ओशन एक विशालकाय हीट सिंक की तरह काम करता है। ये दुनिया के बाकी महासागरों से गर्म पानी को खींचता है और उसे ठंडा करके वापस भेजता है। ये पूरी प्रक्रिया एक ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती है, जो पूरी दुनिया के मौसम को नियंत्रित करती है। अगर इस सिस्टम में कोई गड़बड़ी होती है तो इसका असर पूरी दुनिया के क्लाइमेट पैटर्न पर पड़ेगा, जिससे कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी आ जाएंगे। इसके अलावा सदर्न ओशन हमारे ग्रह का एक बहुत बड़ा कार्बन स्पंज भी है। ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने में एक अहम भूमिका निभाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानी गतिविधियों से पैदा होने वाली कुल कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 40% हिस्सा अकेला सदर्न ओशन सोख लेता है। अगर ये महासागर न होता तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आज से कहीं ज्यादा गंभीर होती। ये समुद्र हमें क्लाइमेट चेंज के सबसे बुरे प्रभावों से बचा रहा है, लेकिन अब यह प्रोटेक्शन खतरे में है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंटार्कटिका की बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। हर साल अरबों टन बर्फ पिघलकर समुद्र में मिल रही है। इस ताजे और ठंडे पानी के समुद्र में मिलने से सदर्न ओशन की केमिस्ट्री बदल रही है। इससे उसकी कार्बन सोखने की क्षमता कम हो रही है और वो ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट वाला सर्कुलेशन भी धीमा पड़ी चल रहा है। ये एक खतरनाक फीडबैक लूप है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग समुद्र को कमजोर कर रही है और कमजोर समुद्र ग्लोबल वार्मिंग को और तेज कर रहा है। बर्फ के पिघलने का एक और नतीजा सामने आ रहा है और वो है नए समुद्री रास्तों का खुलना। अभी तक अंटार्कटिका के चारों ओर जमी बर्फ की वजह से यहां से जहाजों का गुजरना नामुमकिन था, लेकिन जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, भविष्य में यहां से नए ट्रेड रूट्स खुल सकते हैं। ये रास्ते एशिया को अमेरिका और यूरोप से जोड़ने के लिए मौजूदा रास्तों के मुकाबले काफी छोटे होंगे, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। ये आर्थिक रूप से तो फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसके अपने खतरे भी हैं। इन नए रास्तों पर कंट्रोल के लिए देशों के बीच तनाव भी आ सकता है। साथ ही इस इलाके में जहाजों की आवाजाही बढ़ने से
यहाँ के नाजुक इकोसिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ रहेगा। ओनिल स्पिल और प्रदूषण का खतरा बाच आ जाएगा, जिससे यहाँ के अनोखे समुद्री जीवन को खतरा पैदा हो जाएगा। तो अंटार्कटिका का बदलता भविष्य सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा ग्रह एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक जटिल सिस्टम है। एक कोने में होने वाला बदलाव पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। अंटार्कटिका और सदर्न ओशन का भविष्य हमारे अपने भविष्य से जुड़ा हुआ है और इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ और पेंगुइन का घर नहीं है, बल्कि ये रहस्यों, संसाधनों और वैज्ञानिक खोजों का एक खजाना है। बर्फ के नीचे दबे प्राचीन जंगलों से लेकर अनोखे जीवों वाली झीलों तक और बेशकीमती खनिजों से लेकर दुनिया के भविष्य को तय करने वाली ताकतों तक, इस महाद्वीप की हर परत में एक नई कहानी छिपी है। ये एक ऐसी जगह है जो हमें हमारे ग्रह के अतीत के बारे में बताती है और भविष्य के लिए चेतावनी भी देती है। वैज्ञानिक आज भी इस महाद्वीप का अध्ययन कर रहे हैं। हर साल नई टेक्नोलॉजी की मदद से बर्फ की और गहराइयों तक पहुंचा जा रहा है। ये तो बस शुरुआत है, कौन जाने भविष्य में हमें यहां से और कितने चौंकाने वाले राज पता चलेंगे। क्या हमें किसी प्राचीन सभ्यता के ठोस सबूत मिलेंगे, या फिर बर्फ के नीचे किसी ऐसे जीव की खोज होगी जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब वक्त ही देगा। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और जानकारी से भरपूर टॉपिक्स पसंद हैं, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके फीडबैक से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि उन तक भी ये जरूरी जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।